हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलोजेनेशन रिएक्शंस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हेलोजेनेशन रिएक्शन में जो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री रेडिकल हेलोजेनेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस के अंदर भी अगर आपको फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन कराना हो हाइड्रोकार्बन्स का, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको ज़रूरत क्या होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फ्री रेडिकल से जा रही है या रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म से जा रही है। तो देखो, फ्री रेडिकल को पहचानना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर या तो हीट पड़ी होगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी यानी या तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, या तो लाइट यानी फोटोन्स डाल रखे होंगे एच न्यू, या तो पेरोक्साइड पड़ा होगा, या कोई और इनिशिएटर भी हो सकता है। ठीक है, या आर यहाँ पर रेडिकल इनिशिएटर है। तो ये पांच चीजें अगर हैं तो रिएक्शन फ्री रेडिकल से जाएगी, इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले फ्लोरीनेशन क्लोरीनेशन की, तो फ्लोरीनेशन की रिएक्शन को हम स्टडी नहीं करते हैं। अगर रेट की बात करें तो रेट देखो आपका ये रहेगा, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स का हेलोजेनेशन कराना चाहता हूं तो इस क्रम में, इस सीक्वेंस में हेलोजेनेशन होगा। फ्लोरीनेशन बड़ा ही धमाकेदार होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, तो इसको हम स्टडी नहीं करते हैं। ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें बड़ी हीट निकलती है, तो इसे कंट्रोल करना, इसको मेजर करना और मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ठीक ठाक है। ठीक है, ब्रोमिनेशन और अच्छा है, क्लोरीनेशन फिर भी दिन के टाइम में थोड़ा सा एक्सोथर्मिक है, पर रात में जो है ये भी शांति से हो जाता है। आयोडीनेशन जो है ये हो तो जाता है, पर यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर मान लो मेरे पास एक RH है और अगर मैं आयोडीनेशन कराने की कोशिश करूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ HNO, तो होगा ये कि ये दोनों मिलकर बना लेंगे HI और RI, और HI एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और आप ये भी कह सकते हो कि H और I का बॉन्ड कमजोर है, ये वापस से ये वाला बॉन्ड भी कमजोर है और R और I का बॉन्ड भी कमजोर है, दोनों मिलकर रिएक्शन को वापस से RH और I2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। इस रिएक्शन को अगर एकम्प्लिश कराना है, आपको आगे लेके जाना है, तो हमें डालना पड़ता है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 या HNO3 हम डालते हैं, जो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और आपको I2 मिलेगी यहाँ पर। और जो I2 आपको मिलेगी, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट एक तरह से ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट जो है निकलता जा रहा है यानी स्टेबल होता जा रहा है, तो रिएक्शन आगे जा सकती है। ठीक है, तो आयोडीनेशन को भी हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं, इसकी रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन हाँ इसको करा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ या तो नाइट्रिक एसिड या फिर पर एसिड की प्रेजेंस में। तो आयोडीनेशन की बात हम यहाँ ज्यादा नहीं करेंगे, हम फ्लोरीनेशन की बात भी यहाँ पर नहीं करेंगे, हमें मतलब है क्लोरीनेशन से और ब्रोमिनेशन से। अब बात करें हम इसके रेट की, तो रेट में आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्लोरीनेशन का रेट है वो रेट होता है 1:3:5.2। ये बात हो रही है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। मतलब अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन है आपके पास तो उसका रेट 1 है, 2 डिग्री का 3.8 है और 3 डिग्री का 5.2 है। ठीक है, तो ये एक तो हाईली रिएक्टिव है और बहुत ही कम सिलेक्टिव है, तो आप इसमें बड़ा ही बेकार रिएजेंट है, तो इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं एक स्केलेटन लूं 3 डिग्री वाला, जैसे ये लिया है मैंने, तो हमें ये गिनना पड़ेगा पहले इसमें प्राइमरी वाले हाइड्रोजन कितने हैं। तो आपको देख लेंगे प्राइमरी वाले हाइड्रोजन इसमें 9 है, 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो 9 इंटू कितना रेट है इसका 1, तो 9 इंटू 1 करूँ तो मेरा रेट कितना आता है 9। और अगर मैं टर्शरी का लूँ, सेकेंडरी तो इसमें है नहीं, टर्शरी में कितने हाइड्रोजन है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 5.2 से, तो मेरा रेट आएगा 5.2। तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, ऑब्वियसली बात है प्राइमरी वाले की है, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो प्राइमरी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये मेजर है, ये माइनर है। तो जब भी आपको निकालना हो मेजर और माइनर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ हेलोजेनेशन और क्लोरीनेशन खास तौर पे, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आप इस रेट से निकालोगे, न कि आप स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग निकाल दोगे कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है तो मेरे शायद वही होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ ब्रोमिनेशन के केस में होगा, क्योंकि ब्रोमिनेशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है 3 डिग्री के लिए। उसका रेट तो 1:8.2:1600, तो बहुत अंतर आ गया। इसमें तो 3 डिग्री की हमेशा मेजर बनेगा ब्रोमिनेशन केस में, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है आपको। ब्रोमिनेशन में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप उसमें 3 डिग्री मेजर बना सकते हो। लेकिन आप अगर क्लोरीनेशन की बात होगी तो आपको वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू रेट ऑफ दैट प्रोटॉन निकालना ही पड़ेगा, और जिसकी एनपी और आरपी की वैल्यू ज्यादा आएगी मेजर प्रोडक्ट भी वही बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ हुआ है, यहाँ पर अगर आप नॉर्मल तरीके से जाते तो शायद इसको मेजर बना देते। ठीक है, जो कि गलत हो जाता। तो ये वाली बात खत्म हो गई। अच्छा, इसमें स्टार्ट रिएक्शन होती कैसे स्टार्ट, आप जनरल ये जानते भी होंगे, हालांकि 11th क्लास की रिएक्शन है। सबसे पहले जब लाइट पड़ेगी तो Cl का बॉन्ड टूटेगा, Cl का बॉन्ड टूटेगा तो Cl फ्री रेडिकल बनेगा। ये जो Cl फ्री रेडिकल बना है ये अटैक करेगा आपका CH3 के H के ऊपर, तो यहां बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल और HCl। ठीक है, जैसे कि यहां बना रखा है मैंने। ये जो CH3 फ्री रेडिकल है आपका, जो
CH3 फ्री रेडिकल जो बना है ये वापस अटैक कर जाएगा आपका Cl2 पे और ये बना देगा CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल और इसको आप वापस से रीयूज कर सकते हो ऊपर वाले स्टेप में, ठीक है। तो रिएक्शन बार बार होगी। और जब बात होगी टर्मिनेशन की तो टर्मिनेशन में H और Cl मिलकर टर्मिनेट हो जाएंगे, Cl मिलकर टर्मिनेट हो सकते हैं या CH3 और H मिलकर भी टर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कोई टर्मिनेशन की कोई प्रॉब्लम है नहीं। हेलोजनेशन हम इस तरीके से कराएंगे इसके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बात करते हैं NBS की। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको हेलोजनेशन क्लोरीनेशन कराना है, भैया आपको क्लोरीनेशन कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है हाइड्रोकार्बन का, तो आप ध्यान रखिए इसके संग डेल्टा HNO तो हो ही सकता है, आप क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल से इससे भी जा सकते हो, SO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO या हीट, ठीक है। अगर ये दे रखा है तो आप इसमें भी नॉर्मल जा सकते हो। कैसे जाओगे आप इसमें, आप इसका जो जाओगे इसमें वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाओगे, जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होता है वहीं पर जाके Cl लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जैसे मान लो कोई पेपर में आया इस टाइप से और यहाँ डाल दिया उसमें SO2Cl2 और HNO, तो क्या आएगा इसका आंसर, यही आएगा, ठीक है। 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। SO2Cl2 बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर अगर बाई चांस आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं NBS। NBS बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजन है, इसे कहते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। ये एक्चुअल में N और Br जो है बहुत ही ज्यादा पोलर बॉन्ड है। नॉर्मली अगर आप देखो तो N हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों, N के लोन पे रेजोनेंस में है ऊपर भी और नीचे भी, तो N पे डेल्टा नेगेटिव है और Br पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो आप बड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप NBS लेते हो तो NBS के साथ किस तरह का रिएजेंट आपने यूज किया है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ क्या जनरेट होगा। क्योंकि NBS के साथ अगर आप लेते हो पोलर सॉल्वेंट तो पोलर को देके ये आयनाइज हो जाएगा, तो ये बनेगा Br प्लस और ये पूरा हिस्सा जो है सक्सिनामाइड का नेगेटिव वाला अलग। लेकिन अगर आप लेते हो यहां पर HNO या डेल्टा या पेरोक्साइड या CCl4 तो यहां पर ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, यहां पर ये Br फ्री रेडिकल का सोर्स बनेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम कब तो Br फ्री रेडिकल बनाएंगे और कब हम Br पॉजिटिव बनाएंगे। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा NBS के साथ पोलर रिएजेंट डाला हुआ है या कोई पोलर ग्रुप तो नहीं मौजूद उसके आसपास। अगर उसके आसपास कहीं भी पोलर ग्रुप दिख जाए या आपको NBS के साथ पोलर रिएजेंट दिख जाए तो आप समझ जाइए यहाँ Br प्लस बनने वाला है। तो सारा मैकेनिज्म आयनिक से जाएगा, यानी सारा मैकेनिज्म अब Br प्लस के अकॉर्डिंग ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात पहला, इन द पोलर रिएजेंट्स ग्रुप्स इट इज ए सोर्स ऑफ Br प्लस, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, हम रिएक्शंस में देख लेंगे कि वहां पर पोलर ग्रुप है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे। अगर आपके पास HNO डेल्टा पेरोक्साइड AIBN होता है, जो आइसोब्यूटारोनाइट्राइल, ये एक इनिशिएटर है, फ्री रेडिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है। CCl4 ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें भी फ्री रेडिकल से ही जाएगी NBS के साथ, लेकिन Br2 के साथ नहीं, NBS के साथ CCl4 होगा तो फ्री रेडिकल, Br2 के साथ CCl4 हुआ तो आयनिक से जाएगी, ठीक है। वो एक अलग चीज है क्योंकि Br2 सोल्यूबल हो जाता है CCl4 में, ठीक है। उसकी यहां पर मैं बात कर रहा हूं NBS की। ये जो बातें हो रही है किसकी हो रही है, ये सारी बातें हो रही है आपकी NBS की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो NBS के अंदर जो सिलेक्टिविटी है उसमें जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो बात कर लें इसके मैकेनिज्म की, ये मैकेनिज्म कैसा होता है। NBS के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि NBS के अंदर क्या बन रहा है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म हो रहा है। तो NBS में सबसे पहले हम लेते हैं NBS। तो NBS में जैसे आप HNO डालोगे तो ये वाला बॉन्ड आपका फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। लेकिन यहां पर जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये बताती है कि आपको हल्का सा कैटालिटिक अमाउंट में HBr ऐड करना पड़ता है। HBr जब आप ऐड करोगे तो होगा क्या, देखिए HBr में H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल भी तो टूटेगा। तो यहां से जो N है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड का, ये तो इसके H को ले लेता है और Br मिलकर Br2 बना देता है। तो ठीक है, तो पहले तो बनेगा सक्सिनामाइड और ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन है ये जब टूटेगा, अब ये टूटेगा HNO से, तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर जो मेन हीरो है जो ब्रोमिनेशन कर रहा है वो Br2 कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो Br2 टूटेगा Br फ्री रेडिकल में और ये Br2 अटैक करेगा आपका किसके ऊपर, जो भी आप स्पीसीज ले रहे हो, जैसे ये ले रहा हूं मैं, तो ये वाला बॉन्ड मेरा कमजोर है, क्यों, क्योंकि एलाइलिक है ना, एलाइलिक स्टेबल होता है। तो Br2 जो है इसके H पे हमने बोल देगा, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा और जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, HBr। अब ध्यान रखिएगा ये जो HBr बन रहा है यहाँ, ये वापस से रीयूज हो सकता है पहले स्टेप में। देखिए HBr डाला था मैंने, फिर से NH और Br2 बन जाएगा, ये Br2 फिर से यूज हो जाएगा, यानी रिएक्शन बार बार चलती रहेगी। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को आगे ले जा सकते हैं। एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि बताइए जब आप NBS का यूज कर रहे हो किसी रिएक्शन के अंदर तो क्या उसके अंदर क्या क्या बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसके मैकेनिज्म के अंदर देखिए क्या क्या बना है। Br2 बना एक, तो सक्सिनामाइड तो बनाइए, और आप ध्यान रखिए HBr भी बना है। लेकिन आपको मैकेनिज्म नहीं आता तो आप बता ही नहीं पाओगे इसमें बीच में क्या बनता है, ठीक है। तो आप इस मैकेनिज्म का बड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये N से H मिलता है और Br2, और ये Br2 जो है आपका, ये Br2 डायरेक्ट भी हमला बोल सकता है इसके ऊपर, या Br2 ये काम कर सकता है। ये Br2 पहले टूट जाए Br फ्री रेडिकल में और ये Br वापस इससे मिलके Br मिलके Br2 बना दे और ये N अलग हो जाए,
तो इससे Br2 की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो रिएक्शन की स्पीड भी कंटिन्यूसली धीरे 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 बढ़ना शुरू होती है इसमें। इसलिए रिएक्शन एकदम एक्सोथर्मिक नहीं होती, ये टाइम के साथ साथ स्पीड पकड़ती है। तो इसको आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो। जबकि आप ब्रोमिनेशन कराते हो तो लैब में धुआं ही धुआं हो जाता है, उसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती है ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन जो होती है, तो उससे ये काफ़ी सेफ है। ये बहुत ही स्लो और धीरे और कंट्रोल्ड अमाउंट में ब्रोमीन लगाता है। जबकि NBS के संग अगर पानी ब्रोमीन के साथ जब आप पानी डालते हो तो वो हाईली फ्यूमिंग रिएक्शन, एक तरह से कह सकते हो हाईली एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। बहुत धुआं हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है आंखों में, ठीक है। जिसने करा है वो जानता है कि इसकी रिएक्शन बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद आते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स में। तो आप ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन करानी है। अच्छा, जब आप फ्री रेडिकल कराओगे तो इस रिएक्शन का नाम आपको याद होना चाहिए, क्या है? इसको आप वोल्ज-ज़िगलर हैलोजनेशन भी बोलते हो। तो देखो इसका जो ऑर्डर है, सबसे पहले बेंजालिक एसिड टूटेगा, फिर प्रोपेनजिलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा तुम्हें, और यहाँ डाल देगा वो NBS। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर वाला जो बॉन्ड है ये प्रोपेनजिलिक है और इधर वाला बॉन्ड है ये एलाइलिक है। तो प्रोपेनजिलिक में और एलाइलिक में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आपका प्रोपेनजिलिक है, तो यहाँ Br लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बेंजाइलिक और एलाइलिक में तुमसे पूछ ले कोई, तो आप देख लीजिएगा, जैसे यहां दे दे वो इस टाइप से ऐसे। तो अब देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो H है यहाँ NBS लिख देगा, वो NBS के संग डेल्टा H नहीं हो सकता है, या पेरोक्साइड या CCl4 हो सकता है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर Br लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? ये वाला क्यों नहीं टूटा? क्योंकि ये वाला एलाइलिक भी है और बेंजाइलिक भी है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। या तुमसे ये कर सकता है कि वो आपको नॉरबोरिन दे देगा, तो नॉरबोरिन में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ब्रिज हेड पे जो है वो फ्री, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव नहीं आ सकता, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, पर ब्रिज हेड पे नेगेटिव भी आ सकता है और फ्री रेडिकल भी आ सकता है। तो यहाँ पर Br लग जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। या 1 डिग्री तो है नहीं, 2 डिग्री और 3 डिग्री में 3 डिग्री पे ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर टॉलिन दे दे तो टॉलिन में CH3 वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये बेंजालिक है, काफी रिएक्टिव है, यहाँ पर आपका Br लग जाएगा। इसी तरीके से आपको कोई वो फुरान दे दे यहाँ पर, तो यहाँ पर Br लग जाएगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको बस ये पहचान में आना चाहिए ये रिएक्शन फ्री रेडिकल से जा रही है या नहीं जा रही है। उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, NBS के संग डेल्टा होगा, H नहीं होगी, डेल्टा होगा या H नहीं होगी, या पेरोक्साइड होगी, या फिर आपके साथ उसके साथ CCl4 पड़ा होगा, या कई बार वो NBS अकेला भी पड़ा रहता है, तब भी समझ जाइए शायद रूम टेम्परेचर पे हो रहा होगा या फिर वो हीट डाल रहा होगा, ठीक है। पोलर रीजन एब्सेंट होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें आपको दिख ही रहा है या H टूटा या Br लग गया, ठीक है। हाँ, अगर NBS के साथ पोलर रीजेंट हुआ तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, NBS के साथ पोलर रीजेंट हमेशा 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 Br+ देगा। तो वहां मैकेनिज्म किस तरीके का हो देखिए जरा। अगर आपके पास एक एल्कीन है और आपके पास NBS है, तो देखो क्या होगा। NBS में हम जानते हैं इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और ऊपर से पड़ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, तो बादल नीचे की तरफ शिफ्ट है, तो ये हमला कर जाएगा ब्रोमीन पे और ये लेके चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहां मान लेता हूं अभी मैं कार्य सेंटर कहीं मान लेता हूं मैं, आगे से आया ये Br, ठीक है। और आपका निकल के कौन भाग गया? ये आपका निकल के चला गया सक्सिनामाइड वाला एनाइन, ठीक है। यहां Br लग गया, यहां पर आ गया आपका प्लस। अब Br के पास लोन पेयर होते ही हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ी देर के लिए, जब तो कोई आता नहीं है, Br के पास लोन पेयर है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये NGP कर सकता है, क्योंकि ये तो अटैक करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये तो वेट करता है अपना, ठीक है, ये किसी भी हमला नहीं करता। तो ये यहाँ पर NGP हो सकती है। जब NGP होगी, NGP को हम बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। NGP भी बड़ी स्लो होती है, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के लोन पेयर काफी बड़े हैं और कार्बन जो है वो उसका P जो है काफी छोटा है, होती तो है पर एक पुअर और एक लूज ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मतलब ये बॉन्ड बन तो गया है पर एक कमजोर है, खुलेगा भी इसी रास्ते से। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ कौन आया न्यूक्लियोफाइल? ROH आया है, तो ROH आएगा वहीं से खुलेगा जहां पर दरवाजा लूजली बंद है। तो दरवाजा लूजली बंद ऊपर की तरफ है और ये Br ने आगे से रास्ता बंद किया हुआ है, तो मजबूरी में से पीछे से आना पड़ेगा। तो जब पीछे से आएगा तो ये एंटी खुलेगी, ये Br आगे, OR आया पीछे से, ये मिथाइल तो आगे ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसी तरीके से नीचे वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर पोलर ग्रुप मौजूद है स्केलेटन के अंदर, कौन सा? COOH। ऑलरेडी तुम्हारे पास COOH मौजूद है। तो यहां पर आप ए ग्रुप, इसको मान लेते हैं, पहले मैं खुद ही मान लेता हूं, ये कार्य सेंटर है, इसे मैं एक आगे मान लेता हूं। अगर ये आगे है तो पक्की बात है जो NGP हुई होगी और ब्रोमीन की रिंग बनी होगी वो काम नहीं होगी। मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं बस NGP तक पहुंच गया हूं, तो Br की रिंग पीछे बनी होगी, यहाँ NGP हो गई, ठीक है। जब NGP हो गई, अब इसे COH खोलेगा। अच्छा, मुझे कैसे पता कि Br+ का सोर्स था? मैंने कैसे देखा? मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ एक पोलर ग्रुप मौजूद है। तो पोलर ग्रुप हो सकता है बाहर से डाला हो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो पोलर ROH पोलर होता है, पोलर में ये Br+ ही देगा, या फ्री रेडिकल से रिएक्शन नहीं जाएगी।
नीचे जो COH है ये पोलर है, तो पोलर में भी रिएक्शन जो आएगी वो NGP से जाएगी, मतलब आयनिक मैकेनिज्म से जाएगी, ये फ्री रेडिकल से नहीं जाएगी। ठीक है, अब COH इसे खोल देगा। अच्छा, ये पीछे क्यों बनी? क्योंकि ये आगे था, तो आगे से ये अटैक करेगा, अब ये पीछे खुल जाएगी और क्या है। ठीक है, तो जब ये आगे से अटैक करेगा तो एक H रहा होगा और बोर्ड के आगे से कोई चीज आएगी तो वह H जो प्लेनर था वो कहाँ चला जाएगा? पीछे की तरफ। तो आपकी यहाँ रिंग बन गई और काफी अच्छी रिंग बनी है। रिंग बनाते समय बड़ा ध्यान रखिए, रिंग खराब नहीं होनी चाहिए वरना रिंग नहीं बनेगी। ये आगे है तो H चला गया पीछे, ये पहले से पीछे था ही, Br भी पीछे की तरफ ही खुलेगा। इस तरह से आपका कंपाउंड ये वाला फॉर्म हो जाएगा। नीचे वाले में आते हैं, NBS के साथ डाला गया है आपको पेरोक्साइड, तो यहाँ पर क्या होगा आपको ये पता ही है, NBS का पेरोक्साइड होगी तो फ्री रेडिकल से जाएगी रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में आपका कोई भी तोड़ दिए, सिमेट्रिकल है, यहाँ Br लग गया। उसके बाद डाला TbOK डाल सकते हो आप, एल्कोहलिक KOH डाल सकते हो, या आप यहाँ पर NaNH2 या LDA भी डाल सकते हो, एलिमिनेशन हो जाएगा। H और Br दोनों निकल जाएंगे, यहाँ बन जाएगी एल्कीन। अब आपने फिर से डाल दिया NBS, अब एलाइलिक वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ Br लग जाएगा। उसके बाद आपने डाल दिया NaNH2, फिर से एलिमिनेशन हो जाएगा, H और Br निकल जाएंगे, फिर से बन जाएगी यहाँ एल्कीन। इस बार बनी है कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो काफी अच्छी है। उसके बाद डाल दिया आपने Br2 और डेल्टा, फिर से यहाँ Br लग जाएगा एलाइलिक पोजीशन में, ये काफी अच्छा है, रेडिकल है क्योंकि काफी स्टेबल है, लंबा कॉन्जुगेशन तय कर रहा है। उसके बाद फिर से डाल दिया TbOK, तो ये और निकल जाएंगे। बड़ी जबरदस्त रिएक्शन है। कहाँ लिया था? साइक्लोहेक्सेन, बन गई बेंजीन। नए क्वेश्चन पे आए, Br2CCl4, बहुत ध्यान रखिएगा, Br2CCl4 में घुल जाता है क्योंकि CCl4 भी नॉन पोलर है और Br2 भी नॉन पोलर ही है। जब इसमें घुल जाता है तो ये बहुत अच्छी तरह से रिएक्शन करता है। इसको आप अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए भी यूज करते हो, जिससे ब्रोमीन का जो रेड कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, क्योंकि वो जुड़ी जाएगा इसमें, तो उसका कलर तो वैसे ही गायब होना है। तो ये जुड़ेगा कैसे? ये रिएक्शन जाएगी किससे? आयनिक मैकेनिज्म से, क्योंकि Br2 है। Br2 के संग जब तक डेल्टा ना पड़ा हो, H नहीं पड़ी हो, आप या पेरोक्साइड तो डालेगा नहीं, वैसे वो डेल्टा या H होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि Br2 फ्री रेडिकल से जाएगी और डेल्टा H नहीं है तो Br2 के अंदर आपका Br+ ही मिलेगा। अच्छा, Br2 किस चीज का सोर्स है, हम ये कैसे पता करें? हम ऐसे पता कर सकते हैं कि Br और Br का जो बॉन्ड है ये काफी कमजोर है। क्यों? क्योंकि काफी बड़े बड़े ऑर्बिटल्स हैं इसके, तो पूरे ओवरलैपिंग होती है। अगर मैं कंपैरिजन करूं FF का Br से, तो देखिए जरा, एक है FF और एक है Br। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग है वो 2p की है और यहां पर ओवरलैपिंग जो है 4p की है। तो 2p की ओवरलैपिंग बेटर होती है, तो इसका बॉन्डिंग काफी स्टेबल होगा। तो इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो है काफी अनस्टेबल, क्योंकि बेरी सेंटर को बीच में रखना है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है। लेकिन जो Br की ओवरलैपिंग है बहुत ही बुरी है। अगर इतनी खराब ओवरलैपिंग हुई तो इसका सिग्मा बॉन्ड खराब होगा, सिग्मा खराब होगा तो सिग्मा थोड़ा ऊपर होगा, सिग्मा और ऊपर तो सिग्मा स्टार को नीचे आना पड़ेगा। सिग्मा स्टार इसका लो एनर्जी पे है, इसलिए बेरी सेंटर तो सेंटर पे रखना पड़ेगा आपको, तब ये नीचे आया है। ठीक है, अब होता यह है कि Br2 का जो सिग्मा स्टार है काफी नीचे आ गया, इसी वजह से इसमें लोन पेयर आराम से आ जाते हैं। तो एग्जामिनेशन कभी पूछता है कि बताइए जो Br2 है वो क्या है, तो Br2 एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। और रीजन क्या है इसका? ड्यू टू लो लाइंग ल्यूमोज, क्योंकि इसका जो ल्यूमो है, ल्यूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, काफी नीचे पे है। तो नीचे पे होगा तो आराम से किसी के इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, एल्किन वगैरह के, अगर आप ट्रांसफर करना चाहो तो कोई रिएक्शन के अंदर यूज हो रहा हो। ठीक है, तो Br2 एक्चुअल में हम कह सकते हैं Br+ का सोर्स है, पर टेक्निकली बात करें तो Br2 जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है ड्यू टू इट्स लो एनर्जी ल्यूमोस, सो दैट इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अनदर स्पीसीज। हम यहाँ बात करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ तो क्लियर हो ही गया तुम्हें कि Br2 के साथ डेल्टा भी नहीं है, H नहीं है, तो फ्री रेडिकल का यहाँ कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आयनिक से जाएगी रिएक्शन, तो आयनिक से जाएगी तो चार्ज आएगा कैसे? देखिए Br और Br में, अब यहाँ पर ये डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। एक्चुअल में यहाँ डेल्टा प्लस में हमला नहीं हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर जो हमला हो रहा है वो इसके ल्यूमोज में हो रहा है। ठीक है, पर सुविधा के लिए हम प्लस माइनस कर देते हैं इसको। तो देखिए चला ऐसे, रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके ल्यूमो में कह लो, या अभी फिलहाल के लिए कह सकते हो डेल्टा प्लस में जाएंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मान लेता हूँ ये आगे से अटैक हुआ होगा, आप चाहो तो पीछे से ही मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई आपको रोक नहीं रहा है। हाँ, कार्य सेंटर तो है नहीं कि हम आगे माने पीछे माने, आप कहीं भी मान सकते हो। ये वाला डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ प्लस है। ठीक है, ये खींचेगा तो प्लस यहाँ कार्बन पे आ जाएगा, Br तो यहाँ आगे है ही, प्लस आ गया इस पे। अब थोड़ी देर के लिए क्या हो सकती है? यहाँ NGP हो सकती है कि नहीं? NGP जब होगी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर लूज ट्रांजिट स्टेट बनेगी और आगे से ही बनेगी, क्योंकि Br आगे ही था। आएगा कौन? डाला कौन है आपने? अच्छा, कोई डाला ही नहीं है। कुछ डाला ही नहीं है तो कौन खोल देगा इसको? Br ही खोल देगा। ठीक है, जहां दरवाजा लूजली बंद है उसी से खुलेगा। अगर रिंग आगे से बंद है तो आने वाले को पीछे से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीछे से भीड़ कम है, इस वजह से। ठीक है, तो दोनों एंटी जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर ब्रोमीन के साथ पानी डाल दोगे तो क्या होगा? भाई मैंने अलग से इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया OH नेगेटिव, तो यहाँ लड़ाई होगी। बताओ OH आए कि Br आए? Br भी तो है, या Br माइनस भी होगा या OH माइनस भी होगा। OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि Br माइनस Br प्लस और माइनस से मिलकर बना हुआ Br2, तो वहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी खुलने आएगा। तो पानी अगर से खोलेगा तो कहां से खोलेगा? वहीं से खोलेगा जहां से लूज ट्रांजिट स्टेट है, ऊपर से खोल देगा, उल्टा खोलेगा। तो रिएक्शन इस तरह से एंटी एडिशन होगा। बड़ा ध्यान रखिएगा, एक तो आप एडिशन सिन मत कर दीजिएगा,
एक इनकी पोजीशन चेंज मत कर दीजिएगा कि Br को ऊपर कर दो OH को नीचे कर दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नीचे हम बात करें ऑर्गेनिक में एक बड़ी फेमस रिएक्शन है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल। अगर आपके पास फिनॉल या एनिलीन है तो इनके लोन पेयर, अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है, ब्रोमीन वाटर टाइप ले लूँ अगर मैं, तो वाटर जो है वो तो पोलर है ही, सभी सारी दुनिया जानती है। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा ज़्यादा है, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट भी अच्छा खासा है। तो पोलर रीजन में फिनॉल का पोलराइजेशन बड़ी जल्दी होता है, O- में टूट जाता है ये। ठीक है, O- और H+ में पोलर चीजें जल्दी टूटती हैं, घुलती है कह सकते हो आप। अगर ये इतनी जल्दी टूटेगा तो O- जो होता है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सिमिलरली होगा आपके साथ N के साथ भी। पोलर रीजन में ये बन जाएगा NH-, इसके इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अंदर भागेंगे, और अगर तेजी से अंदर भागे तो ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन आएंगे और पैरा पे भी। आप ये बात इस चीज़ जानते हो कि जब ये चलते हैं तो या तो ऑर्थो पे चार्ज आता है या फिर पैरा पे, मेटा पे चार्ज कभी नहीं आता। आप चाहें तो चला के भी देख सकते हो, ऑर्थो पैरा ही रिच होगी, तो ऑर्थो ही पैरा पे तीनों ही रिच हो जाएंगी, क्योंकि O- और NH- का हाईली एक्टिवेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अंदर जाने में बहुत ज्यादा तेजी से रोल रहेगा। तो ये तेजी से अंदर इलेक्ट्रॉन देंगे तो तीनों जगह पे आपके ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, यहां भी दोनों ऑर्थो ऑक्यूपाई हो जाएंगी और पैरा भी ऑक्यूपाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म या CCl4 लेते हो, तो CCl4 और CS2 तो पोलर है ही नहीं, क्लोरोफॉर्म भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। नॉन पोलर के अंदर फिनॉल का आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाता है। अगर फिनॉल का आयोनाइजेशन होगा ही नहीं तो OH और O- में अगर मैं तुलना करूं तो O- जो है बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन देता है अंदर, जबकि OH बड़ा पुअरली देता है। मतलब रिलेटिव बात हो रही है, तो OH इतना तेज नहीं देगा। जब तेज देगा ही नहीं तो आप या तो ऑर्थो पे बनाओगे या पैरा पे, क्योंकि OH का माइनस भी काम कर रहा होता है, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा का होगा, थोड़ा बहुत माइनर ऑर्थो वाला भी बनेगा। पर एनिलीन में ये रिएक्शन काम नहीं करेगी। एनिलीन में तो बड़ा तेजी से जाएगा अंदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि N सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एनिलीन में नहीं काम कर सकती। पर फिनॉल में आप कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म या CC4 से रिएक्शन को थोड़ा सा दबा सकते हो, मतलब आप चाहो तो अपने पैरा को अलग कर सकते हो ऑर्थो से। पर अगर आप ब्रोमीन के संग पानी डालोगे तो रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आएगी, चाहे एनिलीन लो चाहे फिनॉल लो। ठीक है, अब हम बात करें ब्रोमीन वाटर का, तो ब्रोमीन वाटर चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो सुक्रोज के अंदर इसकी खासियत क्या है कि एल्डिहाइड को एसिड बनाता है, ये अल्कोहल को टच नहीं करता है, तो इसी वजह से सुक्रोज को, ग्लूकोज को आपको ग्लूकोनिक एसिड बना देगा ये। जबकि फ्रक्टोज के अंदर ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं है, वहां तो अल्कोहल होता है, तो उसका कुछ खोना नहीं है। तो याद रखना, ब्रोमीन वाटर जो है इसको COH बनाता है, तो हम इसको टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। एक और रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर की कह सकते हो, या ब्रोमीन के लिए इसके लिए हमें बेसिक मीडियम यूज करना पड़ता है, NaOH वगैरह यूज करते हैं इसके साथ। कई बार Br2OH लिखा होता है, कई बार NaBrO3 भी लिख देता है वो। तो यहां पर हेलोफॉर्म टेस्ट मिलता है आपको। तो हेलोफॉर्म टेस्ट की जो स्पीसीज हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, मैं थोड़ा आपको हिंट दे दूं। यहां पर अगर आपको लगता है कि मिथाइल कीटोन्स है, मिथाइल कीटोन मतलब CO के साइड वाले कार्बन पे 3H का होना बहुत जरूरी है। अगर 3H है तो यहां पर बेस डालोगे आप, OH- क्या करता है, एक एक करके NH को निकालता जाता है। भाई बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तुरंत Br2 के Br+ पे हमला करेगा, तो यहाँ Br लग जाएगा उससे। अब अगला वाला और भी ज्यादा एसिडिक हो चुका है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में तो है ही बिजी, ये Br के D के साथ भी D पाई P पाई करेगा। तो एक एक करके ये तीनों निकलते जाएंगे, यहां भी लग गए Br, यहां भी लग गया, यहां भी लग गया। अब OH का मन और करेगा कि इधर के भी निकाल लूं, लेकिन यहां होता यह है कि तीनों Br जब बुरी तरह से खींच रहे होते हैं -I से, तो यहां प्लस चार्ज डेवलप होने लगता है, जिससे OH यहां हमला करके इस Br को बाहर कर देता है। ठीक है, तो यहां बन जाएगा आपका एसिड और साथ में ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, CHBr3। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म भी आप बना सकते हो। मैंने बस एक एग्जांपल ब्रोमीन का लेके किया है, पर अगर हम Cl2OH ले तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, IT और NH ले तो आइडोफॉर्म बन जाएगा। पर हाँ, आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये, हम ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। ठीक है, इनका प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं इनके। ठीक है, कोई डार्क येलो है, कोई लाइट येलो है, तो उससे भी पता चल जाता है कि आपका हेलोफॉर्म बन गया है। तो इसके लिए आपको चाहिए, एल्कोहल्स भी ये टेस्ट देते हैं और कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं। रेजोनेंस वाले में जैसे कि एसिड और अमाइड में रिएक्शन काम नहीं करती है, 1,3 डाइकीटोन्स भी ये टेस्ट देते हैं। तो 1,3 डाइकीटोन किस तरह से देते होंगे देखिए जरा। यहां पर डबल बॉन्डों की जगह पे OH भी हो सकता है, अगर कीटोन है तो अच्छी बात है, हो सकता है कीटोन ना दे वो तुम्हें OH दे दे। तो ब्रोमीन वाटर जो है पहले क्या करेगा, इसका पहले कर देगा इसका ऑक्सीडेशन। जब आप ऑक्सीडेशन कर दोगे तो OH निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा है, बीच वाला, तो बीच वाले दोनों एसिडिक हाइड्रोजन एक एक करके निकलेंगे और यहां पर कौन लग जाएगा, Br। अब Br के -I की वजह से यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होने लगेगा और OH अगले स्टेप में यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये Br को अलग कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3COOH और ये हिस्सा हो गया, अलग हो गया है। यहाँ हो गया Br और माइनस, ये माइनस फिर से Br पे अटैक कर देगा और यहाँ पर एक और Br लग जाएगा। उसके बाद फिर से -I इफेक्ट के कारण यहाँ बहुत सारा प्लस आ गया है,
उस पर OH हमला कर देगा और ये पूरा का पूरा हिस्सा बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से CHBr3 आपका बन जाएगा। मतलब हम 1 3 अगर हम बात करें, देखो यहाँ 3H है तो ये हेलोफॉर्म देगा। यहाँ पर बीच में देखना होगा आपको, ना कि कोने में, ठीक है, बीच में 2H होने चाहिए, देगा। हमें यहाँ कॉर्नर वाले से मतलब नहीं है, हमें बीच वाले हाइड्रोजन से मतलब है। बीच में 2 हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डाइकीटोन बन जाएंगे, डाइकीटोन तो बन जाएंगे, बीच में 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो देगा। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस इनॉल को आप चाहो तो टॉटोमराइज करके कीटोन बना सकते हो कि नहीं। तो एग्जामिनर हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसी फॉर्म बना दे जिससे आप कोई पहचान में ना आए कि या तो हमें दिख नहीं रहा कुछ, तो आप ये तुरंत बेस इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और ये कीटो बन जाएगी। और जैसे ही कीटो बनेगी आपको यहाँ पर 3H दिख जाएंगे, दिख गए होंगे, फिर तो एल्फॉर्म हो जाएगी, यानी ये भी एल्फॉर्म देगा। अब बात करें यहाँ पर एस्टर्स में, तो एस्टर में आप बड़ा ध्यान रखिएगा। एस्टर में सबसे पहले जो है OH नेगेटिव हाइड्रोलिसिस करता है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपको इधर का हिस्सा चेक करना है, कहीं इधर के हिस्से में 3H तो नहीं है जो निकला है। यहाँ तो एसिड बन गया, ये तो वैसे नहीं देने वाला। जो इधर वाला हिस्सा निकला है तो यहाँ आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी आपके 3H हैं, तो ये हेलोफॉर्म दे देगा, मतलब ये भी हेलोफॉर्म देगा। अगर इस तरह का आपका हेमी एस्टल बना रखा हो या क्लोरीन लगा रखा हो या NR2 लगा रखा हो तो बेसिक मीडियम में O नेगेटिव धक्का देके इसको Cl को या OR को बाहर कर सकता है ना। तो यहाँ पर फिर से आपका कीटोन बन गया है और कीटोन के बगल में 3H है, तो ये भी आपको हेलोफॉर्म देगा। ये सारे मॉलिक्यूल्स हेलोफॉर्म नहीं देंगे, तो इनमें देख के तो ये लग रहा है शायद ये हेलोफॉर्म देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो H निकल रहा है वो इनके बीच का निकल रहा है, न कि आप सोचने लग जाएंगे यहाँ तो 3H है, भाई बेस निकालेगा तो यहाँ तो लगाएगा I, यहाँ I लगाएगा तो हेलोफॉर्म कैसे होगी। तो साइनाइड, NO2, SO2 ऐसे केस में आप हेलोफॉर्म नहीं बना सकते, बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगी नहीं। आप चाहो तो घर पे ट्राई कर लेना, यहाँ पर 2I लगा के आगे कराना, रिएक्शन ही नहीं होगी। यहाँ पर तो 2H है तो या तो हेलोफॉर्म हो जानी चाहिए, पर यह एक प्रॉब्लम आएगी, जब ये कीटोन बनेगा तो बाद में OH को घुसना होगा ना, तो ये दोनों मिथाइल रोकेंगे, इधर भी और इधर भी, तो ये भी हेलोफॉर्म नहीं देगा। इधर आप ध्यान देखो, तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो मिथेनॉल अलग होगा, और मिथेनॉल में तो हाइड्रोफॉर्म हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसके बगल में तो एक कार्बन ही नहीं है जिसमें 3 हाइड्रोजन हो। भाई जब आप उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब कहाँ है, कार्बन कहाँ है, ठीक है, तो कार्बन के पास 3H होने चाहिए ना, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ होना नहीं है, यहाँ होना नहीं था। इसके बीच में देखिए आप 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए थी ना, एक ही कर दिया तुमने, फेल, यहाँ भी नहीं होगा। इधर ये भी फेल हो जाएगी, क्यों, कि यहाँ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए ना, यहाँ तो 3 है ही नहीं, ये भी फेल हो जाएगी। क्यों, ये इसलिए फेल होगी क्योंकि ये चलो ऑक्सीडाइज हो भी गए, अगर ये कीटोन हो भी गए तब भी क्या होगा, यहाँ I लगा भी दूं चलो मैं एक एक करके, ये एसिडिक है, लेकिन जब OH का नंबर आएगा हाइड्रोलिसिस करने का तो इधर का लिविंग ग्रुप नहीं है, OMe ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो OMe निकल जाएगा। तो यहाँ कुछ का कुछ ही हो गया यहाँ पर आप देख लीजिएगा, या Me की जगह पर अगर ET हुआ तो हो सकता है मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म दे दे। क्यों, क्योंकि ET के पास 3H है, तो इधर का हिस्सा एस्टर में आपको ये हिस्सा चेक करना पड़ेगा जो निकल के जा रहा है, कहीं उसके पास, कहीं वो तो हेलोफॉर्म नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये कुछ एक शॉर्ट में थे, मोस्टली इसमें कवर हो गए हैं हेलोफॉर्म कौन कौन देता है कौन कौन नहीं देता है। अब हम बात करें हेलोफॉर्म, देखो यहाँ 3H थे तो तीनों निकल गए और हेलोफॉर्म दे दिया, ठीक है। यहाँ पर डाला हुआ OH नेगेटिव और Br2, ठीक है, या कई बार लिख देता है वो BrO3 माइनस लिख देता है, ठीक है, तो इस तरह से लिख सकता है। अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में तो हेलोफॉर्म होनी नहीं है, हेलोफॉर्म हमेशा बेसिक मीडियम में ही होती है। पर अगर आपको हेलोफॉर्म करनी भी है तो एसिडिक मीडियम में आप याद रखिएगा हमेशा H+ में इनॉल बनता है पहले। एसिडिक मीडियम में जैसे मैं H डालूंगा तो ओल पे लगेगा H, यहाँ आएगा प्लस, उसके बाद ये तुरंत टॉटमराइज करके ये इनॉल बना लेगा। और जब इनॉल बनाओगे आप तो Br2 अपने ल्यूमो में जब लेगा तो यहीं तो लेगा, तो यहाँ आपका लग गया, इधर आगे आके कौन, Br इस जगह पे। अब जब इनॉल बनाने का नंबर आएगा, इस बार इनॉल इधर नहीं बनेगी, दूसरी साइड बनेगी। क्यों, क्योंकि इधर की इनॉल अनस्टेबल है, तो अगर मैं ऐसी इनॉल बनाऊंगा तो ये खराब इनॉल है, इधर की इनॉल ज़्यादा अच्छी है, ये वाली इनॉल ज़्यादा अच्छी है। कि इससे रीजन इज कि ये इनॉल को अगर आप स्टेबलाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर रिलेटिव टग ऑफ वॉर है, O के लोन पर भी आना चाहते हैं रेजोनेंस में, Br कहेगा मैं भी आना चाहता हूँ रेजोनेंस में, तो कोई भी नहीं आ पाता, ठीक है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है इसको, Br का चेहरा उधर हो चुका है तो ये आराम से रेजोनेंस में रेजोनेंस एंजॉय कर सकता है। तो जब अगला Br लगेगा आप कहाँ लगेगा, अब तो इधर ही लगेगा ना, ठीक है। तो बस रिएक्शन यही रुक जाती है, सॉरी यहाँ पर एक Br और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेलोफॉर्म एसिडिक मीडियम तो होनी नहीं थी, पर लेकिन जब आप 2 बार हेलोजेनेशन कराओगे तो एक ही जगह पे 2 ब्रोमीन नहीं लगते, पहले ज्यादा बीट पे लगेगा, अगला ब्रोमीन कम बीट पे लगेगा, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें एल्कीन की रिएक्शंस की, कि एल्कीन में अगर हम हाइड्रोजनेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HBr डालना पड़ता है। पर HBr डाल रहे हो तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। HBr किसका सोर्स है, ऑब्वियसली बात है H पॉजिटिव का सोर्स है, तो एल्कीन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो H+ में हमला होगा, तो नेगेटिव पे तो लग जाएगा H, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब ये जो प्लस चार्ज है कोशिश ये करेगा कि मैं स्टेबलाइज हो जाऊं, ये स्टेबलाइज कैसे हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट। ये 2 डिग्री है, अगर हाइड्राइड यहाँ से माइग्रेट हो जाए तो ये 3 डिग्री भी बन सकता है और इस पे Br आके बाद में हमला कर देगा, ठीक है। तो अगर कोई एल्कीन दे रखी है और HBr पड़ा हुआ है या HCl है या HI है,
तो आप ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको रीअरेंजमेंट करना है अगर वहां पॉसिबिलिटी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर नहीं है तो आप मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ज्यादा भीड़ वाली जगह पे जहां ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है वहां पर आप H लगा दिए और दूसरी वाली जगह पे Br लगा दीजिए, जहां पर कम हाइड्रोजन है, ठीक है, उसको आप मार्कोनिकोव भी बोलते हो। लेकिन आपके पास अगर पेरोक्साइड डाल दिया है और HBr डाल दिया है तो वहां खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। उसका जो मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके का है। पहले HBr जैसे ही आप इसमें पेरोक्साइड डालोगे तो ये टूटेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पेरोक्साइड को हम तोड़ देते हैं RO फ्री रेडिकल में, तो RO H को ले जाएगा तो बन जाएगा ROH अलग हो जाएगा। Br फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू H फ्री रेडिकल, तो H फ्री रेडिकल पे तो हमला कर दिया RO ने, Br रह गया। अब ये Br हमला करेगा एल्कीन पे, तो आप देख लीजिए इसमें दो ऑप्शन है, या तो ये यहाँ अटैक कर जाए तो आपका फ्री रेडिकल बन जाए 2 डिग्री, या आप जो है यहाँ अटैक करा दो Br पे और बन जाए आपका फ्री रेडिकल 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ऑब्वियसली बात है ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री होता है, तो मेजर आपका ऊपर वाला बनेगा, माइनर आपका नीचे वाला बनेगा। इस पे अगले स्टेप में आके H लग जाएगा, किसका H? जो HBr होगा ना वहां से H लेके यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका इसे खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन बोलते हो। यहाँ पर रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, यहाँ Br वहां लगता है जहाँ पहले से ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि मार्कोनिकोव के अंदर हाइड्रोजन वहां लगता है जहाँ पहले से H वहां लगता है जहाँ पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और यहाँ वहाँ H वहां लगता है जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा है, तो इसे बोलते हो आप खराश इफेक्ट, इसको आप बोलते हो खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। ये रिएक्शन मैं अलग से वीडियो में कवर करा चुका हूँ SN2 के अंदर। अगर आपको 2 डिग्री एल्कोहल है और उसमें SN2 करानी है तो या तो आप PBr3 डाल दो, भाई P को O बहुत पसंद है, P/D की वजह से PO को ले जाएगा और Br दे जाएगा, तो या फिर आप यहाँ डाल सकते हो SOCl2 और प्रीडीन, तो वहां पर Cl आ जाएगा बैक साइड से, तो SN2 हो जाएगी। PBr3 में भी SN2 होती है और SOCl2 प्रीडीन में भी SN2 होती है। RCOH को सब जानते हैं, PCl5 PCl3 SOCl2 या ऑक्सिलरी क्लोराइड डालोगे तो RCOH को आप RCOCl बना सकते हो, तो यहाँ से भी हेलोजेनेशन किया जा सकता है एसिड का। एल्कोहल का हेलोजेनेशन देख लिया आपने, एसिड का भी हेलोजेनेशन देख लिया आपने। एस्टर का भी हेलोजेनेशन किया जा सकता है कि अगर आप यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल डालते हो जैसे कि नमक, तो Cl नेगेटिव अटैक करेगा R पे, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है एक OAC, ये निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CO माइनस और RCl। इस तरह से एस्टर का भी हेलोजेनेशन किया जा सकता है। अगर आपके पास ईथर है तो ईथर का भी आप हेलोजेनेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, SN2 से जाएगी रिएक्शन, O पे लग जाएगा H, यहाँ प्लस I नेगेटिव आएगा कम बीट से, तो यहाँ MEI बन जाएगा। इसके बारे में इसमें कई और केसेस भी है, मैं यहाँ कवर नहीं किया है मैंने, वो उसके बारे में मैंने बता रखा है आपको अलग से वीडियो में SN2 वाला, वहाँ पर जब जाके देख लीजिएगा। एक रिएक्शन लास्ट जो रह गई है वो है आपकी हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसके अंदर Br2OH हम यूज करते हैं। तो होता यह है कि बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, किसका निकलेगा? NH का निकलेगा, तो N का निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा NH माइनस और ये हमला कर देगा Br2 पे, यहाँ से Br निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका CH3CONHBr, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद OH नेगेटिव जो है आपका, यहाँ पर कुछ किताबें इसको बताती हैं वाया नाइट्रीन, ठीक है, दोनों में चाहिए, पहले हम नाइट्रीन वाला बता दूं। बेस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, H पॉजिटिव निकलेगा और Br लेके जाएगा, CH3CO नाइट्रीन बन जाएगी और ये नाइट्रीन आपकी रीअरेंज करेगी। ये नाइट्रीन को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो, दोनों बातें ठीक है, आप इस तरह से भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आया और इसका मिथाइल पूरा उड़ के पीछे से इस पर अटैक कर जाएगा, तो यहाँ बन जाएगी कीटीन, C++O++N++Me, बाद में सॉरी कीटीन सॉरी आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट में आप चाहो तो एडिशन कर सकते हो आराम से, कैसे? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहीं पर क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि ये वाला, इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला भी। इन दोनों में अगर हम बात करें स्टेबल कौन सा है, ऊपर वाला जो है ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला स्टेबल है, तो नीचे वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मैं नीचे वाले को मिटा देता हूं, ऊपर वाला रिएक्टिव है। तो प्लस वाले पे आपका लग जाएगा OH पानी का और माइनस पे लग जाएगा आपका H। अब CO2 गैस इसमें निकल जाएगी, क्यों? तो CO2 इसलिए जाती है क्योंकि जब CO2 जाएगी तो नेगेटिव चार्ज को नाइट्रोजन पे छोड़ जाएगी और नाइट्रोजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है कि वो नेगेटिव चार्ज को आराम से बियर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाता है MENH2। तो एक मैकेनिज्म तो ये है, एक मैकेनिज्म और है, आप चाहो तो। अब जो लेटेस्ट मैकेनिज्म है वो ज़्यादा लॉजिकल भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो नई कुछ जो बाहर की किताबें हैं वो तो नए वाले मैकेनिज्म को ही फॉलो करती हैं, ये यहाँ तक तो बना देते हैं हम, चलो यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पर मैकेनिज्म ये कहता है कि इसमें इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये अजीब सा इसलिए है कि यहाँ पर Br नेगेटिव को निकालना नॉनसेंस है। तो वो किताब कहती है क्योंकि N और Br में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो Br नेगेटिव कैसे जा सकता है, तो बुक्स ये कहती है ये मैकेनिज्म का ये ठीक नहीं है। करेक्ट मैकेनिज्म ये है, इसके लोन पेयर आएंगे यहाँ बॉन्डिंग में, इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो पूरा मिथाइल है ये यहाँ पीछे से आके Br को रिप्लेस कर देगा। ये लॉजिकल मैकेनिज्म भी है। N++C++O और यहाँ पर लग गया आपका MEH, तो यहाँ से निकल ही जाएगा, H को तो बेस निकाल ही सकता है, तो एसिडिक है ही, ठीक है, ये तो माइनस है, इसमें टेंशन नहीं है।
तो यहाँ तो लोन पेयर कह लो आप, माइनस कह दो यहाँ पर, ये ज़्यादा अच्छा है। माइनस ने धक्का दिया और यहाँ लोन पेयर है ऊपर। तो अब इसके बाद आप नॉर्मल रिएक्शन करा सकते हो। उसके बाद तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा H, यहाँ CO2 उड़ जाएगी, बाद में MEnH2 बन जाएगा। ऐसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये वाला मैकेनिज्म भी ठीक है, और छोटी किताबों में NCERT वगैरह में वाया नाइट्रीन समझाया है मैकेनिज्म, वो भी ठीक है। पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट अभी लेटेस्ट जो है वो ये वाला है। इसमें कहीं नाइट्रीन का नामो निशान नहीं है, ये बिना नाइट्रीन के गई है। ठीक है, बाई कंसर्टेड स्टेप बन गई है। पुराना एक नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है, एक साथ हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस थी आपकी ब्रोमीन वाटर के साथ थी, ब्रोमिनेशन थी, HBr की थी, मतलब मोनली हेलोजनेशन की जितनी भी रिएक्शन थी मैंने कोशिश की है एक शॉर्ट से वीडियो में कवर करा दूं। बाकी इसके एग्जांपल्स किसी अलग से वीडियो में मैं करूंगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे एक नए रीजन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।